नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत या इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यूनिट नंबर 4 को देखेंगे और इसमें देखेंगे यूनिट नंबर 4 में भी आप देखेंगे भाग 1। यहाँ पर आपको भाग 1 देखने को मिलेगा जिसमें है हमारा संघ और राज्य क्षेत्र। अर्थात संघ का मतलब संघ जिनसे इंडिया मिलकर बनता है। इंडिया मिलकर किससे बनता है? इंडिया मिलकर बनता है 28 स्टेट और प्लस 8 यूनियन टेरिटरी। 8 यूटी से मिलकर इंडिया का निर्माण होता है। तो वही आज इन्हीं के बारे में देखते हैं हम कि संविधान में इनका कहाँ प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत इनका प्रावधान हुआ है और किस भाग में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना। तो देखो, यूनिट नंबर 4 के तहत हमें पढ़ना क्या है? भाग 1 पढ़ना है केवल। भाग 1 में भी हम देखेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, राज्य किस प्रकार से है, किस प्रकार से राज्यों का बंटवारा हुआ। तो देखो, राज्य बनाने का आधार क्या था? क्या कोई बेस बना था? कुछ ना कुछ तो बना होगा। जो बेस बना उसके बारे में भी देखेंगे और राज्य के पुनर्गठन से संबंधित किन किन समितियों का गठन हुआ या किस आयोग की समिति की अनुशंसा पर ही राज्य पुनर्गठन आयोग को लाया गया, या कोई ऐसा भी है कि जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया हो। भाषाई आधार पर निर्माण होने वाला पहला राज्य कौन था? इन सब के आंसर आज आपको इसी टॉपिक में मिल जाने वाले हैं। भाग 1, केवल हम भाग 1 देखेंगे आज। तो पार्ट छोटा होगा, कोई नहीं। जिस तरीके से पार्ट होगा उसी तरीके से डिवाइडेशन कर रखा है उनको। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता। आपने अपना मतलब कहने का ये है कि जो हमें पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल वो पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे हम। तो इसी में देखेंगे हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र में क्या है? भारत के संघ और राज्य क्षेत्र में यदि हम देखें तो इसमें 8 राज्य और सॉरी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं। अर्थात वर्तमान में जो भारत की स्थिति है वो ये है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप 2019 से पहले देखें तो 2019 से पहले में आप जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में था। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य के रूप में था, एक उसको 2019 में राज्य का दर्जा हटा दिया गया और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। और जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बने तो वहां पर एक तो बना जम्मू और कश्मीर, दूसरा बन गया लद्दाख। इस प्रकार से यहाँ पर जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ले लिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेशों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। तो वहां से जब से उसके बाद से जो संख्या बनी राज्यों की वो 28 बनी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बन गई आपकी 8। जैसे आप देखते हैं दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, ये सबको क्या कर दिया, इनको एक साथ मर्ज कर दिया गया। इसी वजह से केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भारतीय संघ जो है वो किस किस से निर्मित हुआ है। तो भारतीय संघ जो है वो 8 राज्य और वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। अब अनुच्छेद 1 क्या कहता है देखो। अनुच्छेद 1 यही कहता है आपका कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ का एक राज्य नहीं, भारत राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात भारत राज्यों का एक संघ के साथ साथ भारत का जो निर्माण हुआ है वो संघ और राज्यों से मिलकर हुआ है भारत का निर्माण। और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किसमें कौन कौन यहाँ पर शामिल होगा। तो आगे कहता है कि इसके अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे राज्यों का क्षेत्र। राज्यों के क्षेत्र का मतलब क्या है? राज्यों के क्षेत्र का मतलब है भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये कह रहा है कि राज्यों का क्षेत्र का मतलब है कि भारत जो होगा वो राज्यों का एक संघ होगा। संघ का मतलब होता है जैसे मिलते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा महाजनपद काल में कुछ जनपद जन मिले तो वहां पर क्या हुआ, जनपद का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से जब कुछ जनपद मिले तो महाजनपद का निर्माण हो गया। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है। कुछ राज्य मिले तो संघ का निर्माण हो गया। अर्थात महाजनपद को आप संघ की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार दो नामों को वरीयता दी गई थी, एक तो इंडिया और एक आपका भारत। कुल मिलाकर संविधान में मान्यता प्राप्त या संविधान के अनुसार भारत जो हमारा देश है उसके दो नाम है, भारत और इंडिया। जबकि ध्यान रखना, हिंदुस्तान हम ये हमारा व्यवहारिक नाम है। हालांकि ये जो नाम है ये संविधान में वर्णित नहीं है।
इसे हम व्यवहार में बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हिंदू बाहुल्य संख्या, तो इसलिए हिंदुस्तान नाम दे दिया जाता है। लेकिन इससे पहले यदि हम अपने उसमें जाएंगे, अतीत में जाकर देखें, इतिहास में जाकर देखें, तो जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र था, आर्य यहीं पर आए थे, तो सिंधु नदी वाले क्षेत्र को जो यूनानी थे वो हिंदू बोलते थे। से को वो है पढ़ते हैं, इसलिए क्या बन गया, ये हिंदू पड़ गया। तो जब जाकर ये वहां से निकल कर आता है हिंदुस्तान। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान नाम का वर्ड संविधान में वर्णित नहीं है। आपके जो हमारे संविधान में वर्णित वर्ड है वो भारत और इंडिया ही है। अब देखो, संविधान का ढांचा कैसा होगा, संविधान का ढांचा संघीय होगा। संघीय तो होगा ही, क्योंकि भारत में एक ही तो संविधान है। एकल संविधान का विकास वो हुआ है, यहाँ पर विकास हुआ है। अपने राज्य का या राज्य का, किसी भी राज्य का अपना संविधान नहीं है। केवल और केवल एक ही राज्य, एक ही संविधान है भारत का। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 1 कहता है कि अनुच्छेद 1 में ये प्रावधान कर दिया गया कि राज्य चाहें भी तो केंद्र से अलग नहीं हो सकते, अर्थात भारत से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पास कोई पावर ही नहीं है। इनके पास अपनी पावर है, लेकिन वो पावर नहीं है जो ये जो पावर इनको राज्य देश से अलग कर सके। तो किसी भी राज्य को, अर्थात आप 28 स्टेट ले लो और 8 यूनियन टेरिटरी ले लो, इनको किसी को भी भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जैसे देखते हैं ना कि केंद्र के पास ही जो आर्मी है हमारी, वो भी कहाँ है, वो भी सब केंद्र के अंडर में, अर्थात सेंटर के अंडर में है। तो इनके पास जो राज्य है, राज्य के पास केवल क्या है, पुलिस। तो इस आधार पर भी आप कह सकते हो कि ये जो आपकी राज्य हैं, इनको भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट। अब देखो दूसरी कंडीशन है संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत अधिकृत किया जा सकता है, भारत द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। कोई भी क्षेत्र ले लो, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत द्वारा अधिकृत किया जा सकता हो, वो संघ में आएंगे। राज्य क्षेत्र का मैंने आपको बताया कि राज्यों का एक संघ का मतलब क्या है, वहां पर 28 राज्य होंगे और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। फिर राज्य और संघ, राज्यों का नाम पहले अनुच्छेद में दर्शाए गए, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भारत के क्षेत्र, अर्थात भारत के संघ से ज्यादा व्यापक है। अर्थात मतलब कहने का ये है कि भारत का जो क्षेत्र है वो भारतीय संघ से आपका ज्यादा व्यापक देखने को मिलेगा। क्यों, देखो मान लो भारत का क्षेत्र ये है, मान लो एक तरीके से मान लो ये आपका भारत का क्षेत्र है। यदि भारत का क्षेत्र, यदि हम किसी और क्षेत्र को मिलाना चाहें, तो भारत के संघ से वो ज्यादा व्यापक होगा। क्योंकि वो क्या होगा, यदि हम किसी को क्षेत्र को अपने देश में या भारत में मिलाने का प्रयास करेंगे, तो वो भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा और वो क्या कहलाएगा, भारत के क्षेत्र में आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो क्षेत्र है वो भारत के संघ से ज्यादा व्यापक दिखाई देता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है, देखो संसद कानून के द्वारा, संसद अर्थात केंद्र, केंद्र अर्थात भारत सरकार, संसद या आप ये कह लो संसद कानून के द्वारा भारत में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है और किसी भी विदेशी भूभाग को भारत में मिलाया जा सकता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि संसद के द्वारा किसी भी क्षेत्र को भाग भारत में मिलाया जा सकता है। तो इसी आधार पर कुल मिलाकर यदि नए राज्य का निर्माण होना, जैसे अभी पीछे देखा था आपने 2014 में तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काटा गया और अलग एक नए राज्य के रूप में इसको विकसित कर दिया गया। 29वां राज्य बनाया गया था इसको। अब आप ये सोचेंगे कि जी 28 तो राज्य हैं, आप 29वां कैसे बता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उसमें हटा दिया गया। उसी वजह से अब क्या संख्या रह गई, अब 28 संख्या रहेगी। हालांकि जब तेलंगाना बना था उस समय ये 29वां राज्य बनाया गया था भारत का। यहाँ भी है कि यदि नए राज्यों की स्थापना की जाए तो भी संसद करेगी। नए राज्यों का नाम परिवर्तित या उनकी सीमा को छोटा या बड़ा करा जाए तो भी वो भी अधिकार संसद के पास ही होगा। लेकिन अनुच्छेद 2 में कितना क्या कहा गया है, संसद कानून के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। किसी विदेशी भूभाग को भी भारत में मिलाया जा सकता है। यदि पूछ ले कि किसी विदेशी भूभाग को भारत में मिलाया जाना है तो संसद किस अनुच्छेद में संशोधन करेगी, तो संसद अनुच्छेद 2 में संशोधन करेगी।
ये संसद को 2 शक्तियाँ देता है। अनुच्छेद 2 है, ये जो अनुच्छेद 2 है आपका, ये संसद को 2 प्रकार की शक्तियाँ देगा। एक तो नए राज्यों को भारत में शामिल करे, यदि कोई नया राज्य बना है तो उसे भारत में शामिल करे, और नए राज्यों के गठन की शक्ति, कि नए राज्यों की गठन की शक्ति केवल और केवल संसद के पास होगी, किसी भी राज्य के पास नहीं है। यदि कोई बाहर का राज्य चाहे कि भारत में मिलना है, तो उसके लिए डिसाइड, जो निश्चय किया जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा, अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा, वो भारतीय संसद द्वारा लिया जाएगा, और वो भी संविधान के अनुसार। ऐसे नहीं कि कोई भी कहे और उसको संविधान, उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कब है? पॉसिबल है जब संसद चाहे, और संसद भी संविधान के अनुसार चाहेगी, जब जाकर वो भारतीय क्षेत्र में शामिल होएगा। अनुच्छेद 3 देखो, अनुच्छेद 3 कहता है इसमें राज्यों के पुनर्गठन का उल्लेख किया गया है। किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना या नाम परिवर्तित करने की शक्ति जो है वो संसद के पास होती है। ये आप ध्यान रखेंगे कि यदि किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना हो, बढ़ाना हो या नाम परिवर्तित करना हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे नाम परिवर्तन की भी जो शक्ति है वो भी संसद के पास है। अब देखो, हालांकि जो प्रस्ताव भेजा जाएगा नाम परिवर्तन के लिए जो प्रस्ताव भेजा जाएगा वो उस राज्य द्वारा भेजा जाएगा या उस राज्य की सरकार द्वारा भेजा जाएगा, और यदि संसद चाहे तो उसे स्वीकार कर ले, और संसद चाहे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। तो केवल और केवल अंतिम शक्ति राज्यों के गठन में या उनकी सीमाओं को बढ़ाने या घटाने में या नाम परिवर्तन करने में, अंतिम शक्ति जो होगी वो केवल और केवल संसद के पास ही होगी। तो अनुच्छेद 3 आपका यही कहने का प्रयास कर रहा है कि यदि राज्य किसी क्षेत्र को घटाना चाहे या किसी क्षेत्र को बढ़ाना चाहे या उस क्षेत्र का नाम परिवर्तित करना चाहे, तो ये सब की सब जिम्मेदारी संसद की होगी, और संसद जो करेगी वो अनुच्छेद 3 के तहत करेगी। और नए राज्यों का जो निर्माण करेगी संसद, संसद करेगी अनुच्छेद 2 के तहत। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि कुछ अनुच्छेद तो आपको याद ही रखने हैं। कम से कम मैं तो ये कहूंगा कि आपको शुरू के 51 क्या तक एक एक प्रॉपर वे में याद होने चाहिए सारे अनुच्छेद, क्योंकि यहाँ से सवाल जो बनेंगे वो बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे आप देखते हैं भाग 3 तो आधार है बिल्कुल, जो हमारा 12 से 35 तक है अनुच्छेद में, मूल अधिकार जो है ये बिल्कुल आधार है, और इसी प्रकार से डीपीएसपी आपके, तो ये सब क्या है? ये बेस तैयार करते हैं संविधान का, और हमारा भी। तो इसलिए 51 क तक तो आपको सारे अनुच्छेद पढ़ने ही हैं। हाँ, हालांकि वो एक अलग बात है कि नागरिकता में आप, जो हमारा भाग 2 होगा, उसमें आप कुछ अनुच्छेदों को छोड़ सकते हैं, लेकिन वहां भी मत छोड़ना कि 51 क तक तो मैं आपको सारे ही अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। उसके बाद में कुछ अनुच्छेद छोड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट है उन सबको अनुच्छेदों को हम लेकर चलेंगे साथ साथ। तो देखो, ये तो होगी संविधान की बात। अब हुआ क्या? अब राज्य, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद में राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विवाद खड़े होने लगे। उसमें क्या हुआ कि कुछ राज्य तो ये चाह रहे थे कि हम भाषाई आधार पर अपना गठन कर लें, राज्य का निर्माण हो। जैसे आप देखते हैं आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर किया गया था, कि यहाँ पर क्या था, विद्रोह हो गया था बहुत ज्यादा। तो जब विद्रोह हो गया तो कांग्रेस ने अफरा तफरी में, जल्दबाजी में करके, यहाँ पर विद्रोह को शांत करने के लिए यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य भाषा के नाम पर गठित कर दिया। तो ये ध्यान रखना कि भाषा के नाम पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश ही था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग में क्या हो, जब पुनर्गठन आयोग बने, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए जून 1948 में एस के धर समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर जब आंध्र प्रदेश में विद्रोह हो रहे थे तो समितियां और आयोग बन रहे थे। सरकार भी ये चाह रही थी कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्दी हो जाए और सही समाधान हो जाए इस चीज का। तो 1948 में ही एस के धर समिति का गठन किया गया। उसके बाद में इन्होंने, एस के धर जो समिति थी, इस समिति ने ये कह दिया कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन सही नहीं है। फिर अब आंदोलन तो चल रहा था दक्षिण भारत में। जब दक्षिण भारत में आंदोलन चल रहा था तो उसके बाद में 1948 में ही एक और समिति बनी जिसे बोलते हैं जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर और पी फॉर पट्टाभी सितार मैया, और वी फॉर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 3 लोग इसमें थे। अर्थात जेवीपी समिति का जो गठन किया गया था वो 1948 में किया गया था, और एस के धर समिति के बाद किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो जेवीपी समिति में 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार भैया।
और अन्य दो सदस्य आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अभी सितार मैया यहाँ पर। तो इसने भी, ये जो समिति बनी थी, जेवीपी समिति जो बनी थी, इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मनाही कर दी बिल्कुल, कि राज्यों का पुनर्गठन जो होगा वो भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर जो आंदोलन चल रहे थे दक्षिण भारत में, वो बहुत तेज हो जाता है, और वहां का जो आंदोलन का नेता था वो था रामल्लू। रामल्लू 1953 में इस रामल्लू की अनशन पर बैठने के कारण, ज्यादा दिन तक अनशन पर बैठने के कारण मृत्यु हो जाती है। और ये जो विद्रोह था ये और ज्यादा आग पकड़ लेता है। जिस कारण क्या हुआ, सरकार को जल्दबाजी में ये निर्णय लेना पड़ा कि अब आंध्र प्रदेश का गठन जो होगा वो भाषा के आधार पर होगा। इस प्रकार से इस आंदोलन को शांत करने के लिए आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में कर दिया गया, भाषा के आधार पर। अब ये समस्या तो थी, और भी तो राज्य देख रहे थे। जब और राज्य देख रहे थे तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने फिर से एक आयोग का गठन करा, और इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में। इसके दो अन्य सदस्य थे, के एम मणिकर और एच एन कुंजरू। के एम मणिकर और एच एन कुंजरू इसके दो सदस्य थे, अर्थात तीन सदस्य आयोग का गठन किया गया 1953 में। और इसने अपनी जो सिफारिशें दी थी वो 1 नवंबर 1956 को दी थी। और इसी में ही थोड़ा सा फेरबदल करके, हालांकि इन्होंने देखो, जो आपका एस के धर समिति बनी थी और जेवीपी समिति बनी थी, इन्होंने भी, दोनों ने क्या कर दिया, दोनों ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मना कर दिया। लेकिन इस फजल अली आयोग ने ये कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर जो संसाधन है या जो खनिज संसाधन है, क्या वो उस राज्य को प्रॉपर मात्रा में मिल पा रहे हैं या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसी आधार को, इनकी इसी बात को बेस बनाया गया, और इस प्रकार से 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पर गठन कर दिया जाता है। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर, फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अब देख लेते हैं, देखो कौन कौन से थे। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहला बना आंध्र प्रदेश, उसके बाद में असम का गठन हुआ, फिर आप देखेंगे बिहार बना, बम्बई, अब तक देखो महाराष्ट्र नहीं था, बम्बई जो था वो, अभी तक गुजरात और बम्बई एक ही थे आपके। जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये आपके 14 राज्यों का निर्माण हुआ, और उसके साथ साथ 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी देवी द्वीप, ये सब एक ही थे, जिसे हम वर्तमान में लक्षद्वीप बोलते हैं। मणिपुर और त्रिपुरा। अब आप सोचेंगे ये जो वर्तमान में है ये तो राज्य हैं। जी हाँ, बिल्कुल राज्य है वर्तमान में। ऐसे हिमाचल प्रदेश भी राज्य है। इनको बाद में क्या करेंगे कि बाद में इनको राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अब जो संघ शासित, ये आपसे सवाल इस तरह से पूछेगा कि फजल अली आयोग का जब गठन हुआ तो इसके तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, तो आप वहां पर ध्यान रखेंगे कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। तो यही पूछ सकता है कि उनमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, क्योंकि उस समय त्रिपुरा, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश भी आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, जो वर्तमान में राज्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अंडमान और निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप और जो लक्षद्वीप, अमिनी देवी जो है, मिनिकॉय, ये जो हैं, ये आज भी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में ही आते हैं। अंडमान, दिल्ली और लक्षद्वीप तीनों ही आज भी वर्तमान में भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य और संघ शासित क्षेत्र। अब 1956 के बाद जो गठित हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से। यहाँ से हमारा मेन मुद्दा खड़ा होता है, क्योंकि अब तक क्या था, बम्बई था। बम्बई क्या, किसको देख रहा था वो, महाराष्ट्र को भी देख रहा था, गुजरात को भी देख रहा था। उसी तरीके से देखेंगे हरियाणा जो था वो पंजाब को भी देखता था, और स्वयं पंजाब, सॉरी चंडीगढ़ जो था वो आपका हरियाणा को भी देखता था और पंजाब को भी देखता था। तो यहाँ पर आपको सारे, आप जो वास्तव में वर्तमान धरातल पर हैं वो ये राज्य हैं आपके। देखो जरा कैसे। देखो, महाराष्ट्र का गठन हुआ 1960 में, मराठी भाषाओं के लिए ये महाराष्ट्र का गठन हुआ था। गुजरात, गुजरात का गठन हुआ ये भी 1960 में, अर्थात बम्बई को दो भागों में बांट दिया गया। बम्बई को एक तो महाराष्ट्र नाम दिया गया, और दूसरा नाम दे दिया गुजरात, अर्थात गुजरातियों के लिए ये भाषा का। गुजराती जो था, गुजरात जो था वो गुजराती भाषाओं भाषियों के लिए,
और महाराष्ट्र जो था वो मराठी भाषी के लिए गठन किया गया। दादर और नागर हवेली का गठन हुआ 1961 में। वर्तमान में ये तो खत्म ही है। और उसके बाद में 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 के तहत, संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था इसको। 10वें संविधान संशोधन के तहत 1961 में हुआ था, इसको संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। जो वर्तमान में क्या है, दमन द्वीप को और दादर और नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया, एक ही इनको केंद्र शासित प्रदेश बना देगा। उसके बाद में देखेंगे गोवा। गोवा को जो बनाया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था 1962 में। और ये जो गोवा था, ये 25वां राज्य बना था उस समय भारत का। और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब तक ये पूर्ण राज्य नहीं था। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। दमन और दीव 1962 में आए थे। पांडिचेरी, पांडिचेरी इसमें देखो, इसमें 4 जिले आते हैं। एक तो पांडिचेरी ही, कराईकल, यनम और माहे। और अलग अलग कहाँ है, अलग अलग राज्यों में है ये। जैसे आप देखते हैं कराईकल और यनम आपके तमिलनाडु में है। उसी तरीके से आप माहे वगैरह देखेंगे, ये आपके केरल वगैरह में देखने को, कर्नाटक वगैरह में देखने को मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर पांडिचेरी का गठन होता है। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इसे इसमें इसके लिए 14वां संविधान संशोधन किया गया। उसके साथ साथ 1963 नागालैंड को 1963 में 16वां राज्य बना। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था, क्योंकि इधर भी क्या था, इधर भी लोग आंदोलन कर रहे थे। तो इसी वजह से नागालैंड को 1963 में इसको 16वां राज्य बनाया गया। फिर आप देखेंगे हरियाणा। हरियाणा 1966 में बना, 17वां राज्य बना था हरियाणा। और पंजाब से अलग किया गया था इसको, अर्थात पंजाब और हरियाणा पहले कभी एक ही थे, वर्तमान में आज इनको अलग अलग कर दिया गया है। ऐसे ही चंडीगढ़, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है 1966 में ही, जबकि हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। और जो पंजाब बनेगा, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है, वर्तमान में भी यही है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1971 में और 18वां राज्य बना था। 1971 में पूर्ण राज्य का इसे दर्जा दे दिया गया। जो पीछे देख रहे थे, जो फजल अली आयोग के आधार पर जो हमने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया था, तो वहां पर केंद्र शासित प्रदेशों में एक हिमाचल प्रदेश भी थे। तो हिमाचल प्रदेश को क्या कर दिया गया, 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और 18वां राज्य इसे बना दिया गया। फिर मणिपुर 1972 में 19वां राज्य बना। उसके साथ साथ त्रिपुरा 1972 में ही आपका 20वां राज्य बना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रम से चला 18, 19, 20। उसके बाद में 71, 72, 72, 72। या फिर आप इन्हें ले लो 1972 में। 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ था एक साथ, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो मेघालय का जो गठन हुआ वो 1972 में और 21वां राज्य बना था। उसी तरीके से सिक्किम, सिक्किम को भारत का राज्य अंग बनाया गया 1975 में और 22वां राज्य बना था। और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी तुरंत ही दे दिया जाता है। मिजोरम 1987 में राज्य बना, 23वां राज्य बना था भारत का। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश 1987 में इसका निर्माण हुआ और 24वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ राज्य, जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, देखो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका झारखंड, तीनों राज्यों का गठन एक ही दिन, मतलब एक ही साल में हुआ था, उसी साल अर्थात 2000 में ही आपका छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड बना। अब आप देखो, जो छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो एमपी से हुआ था। उसी तरीके से जो झारखंड का गठन हुआ था वो बिहार से कटकर हुआ था। और जो उत्तराखंड का गठन हुआ वो यूपी से कटा था। ये ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से बने हैं। तो 2000 में ये 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 27वां राज्य बना और झारखंड 28वां राज्य था। तेलंगाना 2014 में 29वां राज्य बना था। अब जो क्या है कि 2019 में क्या हुआ है, 2019 में जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर को राज्य की श्रेणी से निकालकर उसको एक तरीके से उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और वो भी कितने, वो भी 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक तो जम्मू कश्मीर ही बना और दूसरा बना जी आपका लद्दाख। ये आपके 2 3 चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन बनना प्रारंभ हुआ। तो देखो ये तो हो जाता है आपका भाग 1 खत्म। इतना ही पढ़ना है आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, वो एक अलग बात है कि यदि हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो इसमें पूरा और थोड़ा सा डिटेल आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि वहां पर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर मैंने जितनी एक्सप्लेनेशन दी है इतनी आपके लिए काफी है। तो यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम और या व्हाट्सएप में से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए
आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं, मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।